हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी प्रोसेसेस शो करती हैं। और सेकंड हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है विटामिन्स कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है जीन का कि जीन क्या होते हैं। तो जीन जो होते हैं वो बेसिकली डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके पास में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है। अब ये जो जीन होता है वो एक बेसिकली हेरिडिटरी ट्रांसफर यूनिट होती है जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि ये तो जो बच्चा है इसकी नाक तो इसके पापा की जैसी दिख रही है, इसकी जो आंखें हैं इसकी मम्मी के जैसी दिख रही हैं। तो ये जो चीजें होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डीएनए के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है उसी को हम बोलते हैं जीन। तो जीन से रिलेटेड आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? हमने यहां पे लिख रखा है, आप लिखेंगे कि इट इज द बेसिक हेरिडिटरी ट्रांसफर यूनिट। ये क्या होती है? एक बेसिक हेरिडिटरी ट्रांसफर यूनिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली जाती है, इज नोन एज जीन। उसे हम जीन कहते हैं। और ये होता क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है विच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसके पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाई जाती है फॉर सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। केवल एक प्रोटीन की जो बनाने का मतलब कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन से रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है जीन। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला जाता है उसी को हम बोलते हैं जीन। ये जो जीन का क्वेश्चन है ये मैक्सिमम 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है, तो इतना सफिशिएंट होता है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है न्यूक्लिक एसिड की। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड मेनली 3 टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस शो करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जब सेल टूटते हैं और उनकी ग्रोथ होती है उस दौरान न्यूक्लिक एसिड 3 टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस शो करेगा। सबसे पहली होती है हमारी रेप्लिकेशन, दूसरी होती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन और तीसरी होती है हमारी ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसे ही क्या बना लेता है? कॉपी बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं डॉटर डीएनए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। दूसरी जो प्रोसेस होती है जिसमें हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होगा? इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक एंड से ओपन होना शुरू कर देता है। हम बोलते हैं ना कि वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या करता है? वो डबल स्ट्रैंड से जो दूसरा जो नीचे वाला कोना होता है वहां से वो खुलना स्टार्ट कर देगा, और जब वो ओपन होगा तो उसके दौरान वो आरएनए बनाना शुरू करेगा, और जब वो आरएनए बनता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और तीसरी जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो रहेगी ट्रांसलेशन। इस दौरान डीएनए मॉलिक्यूल क्या देगा? ऑर्डर देगा प्रोटीन बनाने का कि भाई ये प्रोटीन बनना चाहिए है, तो उसका जो काम है प्रोटीन बनाने का वो कौन करेगा? आरएनए करेगा। और आरएनए के यहाँ पे 3 टाइप हम पढ़ेंगे, एक तो एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए और तीसरा टीआरएनए। तो प्रोटीन बनाने में ये तीनों आरएनए क्या करेंगे? अपनी अपनी भागीदारी दिखाएंगे यहाँ पे। तो हम कितनी न्यूक्लिक प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं? तो पहली हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, रेप्लिकेशन। दूसरी हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन बारे में, ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन। तो इस दौरान आपने लिखना क्या है तो एक बार वो देख लेते हैं हम। तो आप लिखेंगे कि द न्यूक्लिक एसिड शोज वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस दिखाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल टूटने के दौरान, एंड ग्रोथ होने के दौरान। तो अब हमने देखना है कि जो रेप्लिकेशन करता है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल अपनी ही हूबहू कॉपी बनाएगा, जिसे हम पेरेंट डीएनए मतलब डॉटर डीएनए बोलेंगे। पेरेंट से डॉटर डीएनए जो बनाता है डीएनए, उसी को हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, वो हम देख लेते हैं। रेप्लिकेशन में आप लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की जो पेरेंट डीएनए होता है सिंथेसाइज 2 आइडेंटिकल कॉपीज। वो क्या करता है? 2 आइडेंटिकल यानी हूबहू यानी सेम टू सेम कॉपीज बना लेता है डीएनए की, जिसे हम बोलते हैं डॉटर डीएनए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये आपने लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आप लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पार्शियली ओपन्स फ्रॉम वन एंड। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक एंड से ओपन होना शुरू कर देता है। देखो किस तरीके से करता है। जैसे मैं मान लेता हूं ये मेरे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं,
मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, सॉरी। इस तरीके से देखो, ये मेरे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, इन पे क्या होते हैं, एन बेस की सीक्वेंस होती है लिखी हुई। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। और ये क्या करता है, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है किससे, थाइमिन से, थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है एडेनिन से, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ग्वानिन से। इस तरीके से एन बेस की सीक्वेंस होती है। अब ये क्या करता है, एक एंड से ओपन होना शुरू कर देता है। देखो ये मैंने यहां से ओपन करना शुरू कर दिया इसको, एंड से, यहां से ये ओपन हो गया। अब यहां पे इनकी क्या होगी, एन बेस की सीक्वेंस चलेगी इसी तरीके से, जैसे यहां पे ए, टी, जी, सी, इस तरीके से इनकी एन बेस की सीक्वेंस चलनी शुरू हो जाएगी। और यहां पे भी इसी तरीके से होगा। देखो यहां पे जैसे ए, टी, जी, सी, इस तरीके से इनकी भी सीक्वेंस चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो पार्शियली ओपन हो जाता है एक एंड से, एंड सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल, और क्या करता है, आरएनए मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देता है। देखो किस तरीके से बनता है आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो एक एंड से ओपन हुआ है, ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एन बेस की सीक्वेंस से कनेक्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखो बिना देखे ही बना दी थी ये वाली भी। तो एडेनिन किससे कनेक्ट होगा, एडेनिन कनेक्ट होगा थाइमिन से, हो गया। थाइमिन कनेक्ट होगा एडेनिन से, ग्वानिन कनेक्ट होगा साइटोसिन से, और साइटोसिन कनेक्ट होगा ग्वानिन से। तो इस तरीके की एक एन बेस की सीक्वेंस अपने आप ही बननी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे बन गई एक एन बेस की सीक्वेंस, है ना। अब क्या करेगा, ये जो बना है ना यहाँ पे, ये वाली जो सीक्वेंस बनी है, ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे एक सेपरेट की प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे सेपरेट हम लिख देते हैं। देखो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा ये, और जैसे ही ये सेपरेट होता है तो एक इस तरीके से, मतलब एक mRNA बना देता है ये बन जाएगा mRNA, mRNA। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना, यहां से अलग होके ये वाली इस तरीके की सीक्वेंस बन चुकी है। और यहां पे होगा क्या, ये जो थाइमिन है ना, ये यूरासिल से रिप्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, यूरासिल होता है। तो ये जो थाइमिन है, यहां से ये क्या हो जाएगी, ये वाली सीक्वेंस यहां से अलग हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल पाया जाता है, और डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आगे आप बताएंगे कि इन विच एन बेस सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड, कि जो एन बेस की सीक्वेंस होगी वो डीएनए से बिल्कुल अलग होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें दिख ही रही है। देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे टी था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री था। टी था तो ए था, जी था तो सी था, सी था तो जो क्या था, जी था। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। फर्दर कहता है कि टी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो आरएनए के अंदर क्या हो जाता है, जो थाइमिन है वो यूरासिल के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा बन जाता है एमआरएनए, और एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो डीएनए से आरएनए को बनाना ही क्या कहलाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाई जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसलेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की एक प्रोसेस होती है बाय आरएनए मॉलिक्यूल। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, कहां पे बनाता है, सेल की साइटोप्लाज्म में बनाता है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए। और ये प्रोटीन बनाने का आदेश कौन देता है, तो ये आदेश देता है डीएनए। अब यहाँ पे जो आदेश दिया है डीएनए ने, वो कैसे देगा, तो हमने बताया ना कि देखो वहां पे हमने एमआरएनए बनाया था अभी अभी इससे पिछली प्रोसेस में। तो वो जो एमआरएनए बना था, एम का मतलब था मैसेंजर, यानी डीएनए ने उस एमआरएनए की फॉर्म में उस आरएनए के पास में एक मैसेज छोड़ा था कि भाई तुम्हें ये क्या करना है, इस टाइप का प्रोटीन तुमने बनाना है। तो एमआरएनए के पास में था वो मैसेज कि इस टाइप का प्रोटीन बनेगा। अब वो किसके पास में गया, वो टीआरएनए के पास में गया। टी का मतलब था ट्रांसपोर्ट। वो क्या करेगा, उस मैसेज को देख के उस टाइप के अल्फा अमीनो एसिड को लेके जाएगा जहां पे प्रोटीन बन रहा है, यानी साइटोप्लाज्म के पास में। वो उस टाइप के सारे अल्फा अमीनो एसिड क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा टीआरएनए। अब जो ये जो जगह मुझे मिल रही है सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की, ये जगह कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो करेगा हमें आरआरएनए। तो इनमें सारी बातों को आप लिखेंगे कैसे, तो देखो आपने लिखना है कि जो एमआरएनए होता है वो क्या करेगा, इट कोड्स मैसेज, इसके पास में मैसेज होता है फ्रॉम डीएनए, डीएनए का, फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इसके पास में मैसेज होता है। सेकंड टीआरएनए आता है यहां पे, इट ट्रांसपोर्ट अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या करेगा, उस टाइप के अल्फा अमीनो एसिड अब ये ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन बन रहा होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। फिर लास्ट में कौन होता है, आरआरएनए आता है। और ये आरआरएनए क्या करता है, देखो आर का मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल,
ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट। तो आप लिखेंगे इट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए हमें ये साइट प्रोवाइड करता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, एंड कंडेंसेस अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन। और जितने भी अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आया है उन सारे अमीनो एसिड को कंडेंस करेगा और क्या कर देगा, ये प्रोटीन बना देगा। तो ये है हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। इतनी ही हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं न्यूक्लिक एसिड की। यहां पे हमारा न्यूक्लिक एसिड का कंसेप्ट कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या आ रहा है, देखो अमीन, क्या आ रहा है, अमीन आ रहा है। और अमीन का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा NH2। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं, तो विटामिन भी एक टाइप का क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, जो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस के लिए या ग्रोथ के लिए हमें जरूरी पड़ेगा, जो हमें डाइट से लेना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विच रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे शरीर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, इन अवर डाइट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि हमें डाइट में लेने पड़ते हैं कुछ फंक्शंस को करने के लिए। तो ये होते हैं हमारे विटामिन। अब बात आती है कि विटामिन सॉल्युबिलिटी के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। विटामिन हमारे बेसिकली सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, पहला होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब यहां पे इन दोनों में फर्क क्या होता है, कौन सा हमें रेगुलरली लेना चाहिए, कौन सा हमें रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। तो देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ऐसे विटामिन जो फैट में डिसॉल्व होते हैं और वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम इनको डाइट के थ्रू लेंगे, ये हमारे फैट के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते तो हम पानी पीते और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते, और अगर वो रेगुलरली बाहर निकलते तो हमें रेगुलरली लेने भी पड़ते। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमें रेगुलर लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये पानी के अंदर घुल जाते हैं और ये यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमें इनको रेगुलरली लेना पड़ता है। तो ऐसे विटामिन को कहा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इनको आप लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल के अंदर आप लिखेंगे कि दे हैज नॉट टू टेक रेगुलरली, इनको रेगुलरली लेना नहीं पड़ता इन अवर डाइट, अपनी डाइट के अंदर, बिकॉज दे रिटेन अवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही रहते हैं, अब ये बाहर नहीं निकलते हैं यूरिन के थ्रू। तो एग्जाम्पल आप बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताओ, तो आप यहां पे याद रख लेंगे विटामिन कीड़ा, KEDA, कीड़ा, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। देखो, के का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ये 4 टाइप के होते हैं हमारे। और दूसरा है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसमें आप लिखेंगे कि दे हैज टू टेक रेगुलरली इन अवर डाइट, ये हमें रेगुलरली लेने पड़ते हैं अपनी डाइट के अंदर, बिकॉज क्योंकि दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू यूरिन, क्योंकि ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमें रेगुलरली लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे विटामिन BC, B एंड C, कि जो विटामिन बी और सी होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। और यहां पे आप एक और विटामिन का नाम याद रखेंगे, विटामिन H, जो कि ना तो पानी में सॉल्युबल होता है ना ही फैट में सॉल्युबल होता है, और इसका ही नाम होता है बायोटिन। 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप यहां पे नोट करके लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो विटामिन H होता है, विटामिन H जिसे हम बायोटिन भी बोलते हैं, इज neither soluble in fat nor in water, ना तो ये फैट के अंदर सॉल्युबल होता है और ना ही ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। तो आप ये याद रखेंगे। और यहां पे आपको 2 वर्ड भी सुनाई देंगे, कभी कभी एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं कि एविटामिनोज क्या होता है और हाइपर विटामिनोज क्या होता है। तो आपने ये 2 वर्ड भी ध्यान रखने हैं। देखो, एक आप याद रखेंगे हाइपर विटामिनोज, हाइपर
विटामिनोज। एक तो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, और दूसरा होता है एविटामिनोज। एविटामिनोज, देखो इनका मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पे जैसे हाइपर लिखा हुआ है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपर का मतलब होता है, हाइपर विटामिनोज का मतलब होता है कि विटामिन की मात्रा ज्यादा हो गई है, विटामिन की मात्रा ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है। और इसमें यहां पे एविटामिनोज का मतलब होता है कि विटामिन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, विटामिन की कमी, विटामिन की कमी। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। यहीं पे हमारा ये जो लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आपकी जो बायोमोलिक्यूल की कंप्लीट यूनिट है वो भी फिनिश हो जाती है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आशा है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।